ओके, ये हम इस टाइप पे पहुंचते कि डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे कि इस टाइम पीरियड में 1600s के अर्ली इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इन्होंने बहुत ये वर फाउंडेड, ठीक है, ये बनाई गई थी। इनका पर्पस क्या था? मेन जो पर्पस था, सेटिंग अप प्रॉफिटेबल ओवरसीज ट्रेड पोस्ट, ठीक है, ट्रेड के लिए आपने जगह बनानी है, किसके लिए? जो बहुत ज्यादा दूर दराज इलाकों में थी। और जिसमें हम एग्जांपल देते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कहाँ पे आई थी? इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में आई थी। और इसका पर्पस क्या था कि जिस तरह से इसने आके ट्रेड करनी थी, यहाँ की प्रोडक्ट्स को उन्होंने ब्रिटिश जाके वहां बेचना था, या ब्रिटिश की जो प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने इधर लानी थी, इंडिया में लेके आनी थी, ठीक है। तो दैट वाज अ टाइम पीरियड जिससे कहते हैं कि ये ट्रेड स्टार्ट हुई थी, जो मर्ज ज्यादा हो गई थी। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि इस ट्रेड की वजह से लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उस इस वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कंट्रोल कर लिया था बरसगीर को, इसको सब कॉन्टिनेंट को, और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। अब क्योंकि इस एक्सचेंज की वजह से शुरू शुरू में चीजें एक्सचेंज होती थी, लोग जाते थे, लोगों के जाने की वजह से फिर ये भी होता था कि नॉलेज भी एक्सचेंज होती थी, प्रोडक्ट्स भी एक्सचेंज हो रही हैं, आइडियाज भी एक्सचेंज हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लोगों की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि कल्चर भी एक्सचेंज हुआ। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि एक जो कंपनी है वो कैसे किसी दूसरे एरिया में रूल कर लेती है। अफेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर प्रैक्टिसेस भी क्या थे, वो पता चले थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी अंडर डायरेक्ट पॉलिटिकल रूल। कॉलोनियल कॉलोनी बना लिया गया था, बरसगीर कॉलोनी बन गई थी किसकी? इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था, रहता तो ब्रिटिश तो था बहुत दूर, लेकिन क्या था कि वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक तो ये हुआ था, और पॉलिटिकल रूल स्टार्ट हो गया था कि एक जो मुल्क है वो कैसे किसी दूसरे मुल्क को, किसी दूसरे एरिया को अपने कंट्रोल में लाके वहां पे पॉलिटिकल रूल कर रहा है, सियासी तौर पे वहां पे मजबूत है, उसको कंट्रोल कर रहा है। रिलीजियस वॉरफेयर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मजहबी आप ये कह सकते हो कि जंगें हो गई थी, यूरोप में स्टार्ट हो गई थी। डिफरेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। कॉन्फ्लिक्ट्स, जंग नहीं थी, आप तजाद कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जो डिफरेंसेस थे, ये जो झगड़े शुरू हो गए थे, ये आर्म थे, इसमें वेपन्स का इस्तेमाल था, इसमें जानों को नुकसान शुरू हुआ था। मिलिट्री अलायंसेस, मिलिट्री अलायंसेस आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके ये कर रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, ठीक है। मिलिट्री, एक कंट्री का आप किसी दूसरे मुल्क के साथ किस तरह से मिलिट्री अलायंसेस बन जाते हैं, या एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ मिलकर एग्रीमेंट्स करते हैं, उनसे वेपन्स खरीदते हैं, जंगी हथियार खरीदते हैं, जंगी आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट जो वेपन्स यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ जंग में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ियां हैं, जो वेपन्स हैं, उसको खरीदते हैं। मिलिट्री अलायंसेस बन जाते हैं, ग्रुपिंग बन जाती है। ये ग्रुप इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इस ग्रुप के साथ ये मेंबर्स हैं, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर ये मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मिलिट्री अलायंसेस हैं इनके, मिलिट्री तौर पे इस जंगी बुनियाद पे वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर उनको किसी एक भी मुल्क को कोई नुकसान पहुंचेगा तो वो सब मिलके आपस में उसको बचाएंगे, ठीक है। एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स, और सियासी भी अरेंजमेंट्स शुरू हुई थी। सियासी जो निजाम शुरू हुआ था, उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये देते हैं 1648 में वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम शुरू हुआ था। जो वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम जब ये शुरू हुआ, असल में इससे पहले क्या था कि मुल्कों का आपस में इस तरह से बाउंड्रीज डिवाइडेड नहीं थी, पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी। एक मुल्क आसानी से दूसरे मुल्क पे कब्जा करता था, एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर रूल करता था, और वो क्या करता था कि उसकी जो बॉर्डर्स है उसको, उसकी सॉवरेनिटी को, उसके बॉर्डर को, उसकी आजादी को नुकसान पहुंचाता था, और उसके ऊपर जंग करके कब्जा कर लेता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1648 में स्टेट सिस्टम इमर्ज हुआ, जिसमें पर्टिकुलर स्टेट्स इमर्ज हुई कि ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है, ये वाला मुल्क है, ये वाला मुल्क है। इस मुल्क के लोग उस मुल्क के लोगों के मामलात में अमल दखल नहीं देंगे।
उस एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये क्या था, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम इमर्ज हुआ था, जिसके अंदर बाउंड्रीज डिवाइडेड कर दी गई थी, बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई थी। एक मुल्क की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लिया गया था कि वो सिर्फ अपने मुल्क की एक्टिविटीज को देखेगा। अच्छा, अब जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है वो 1750 से 1970 में स्टार्ट हुआ। 1970 तक का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड कहलाता है। इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे ग्लोबलाइजेशन आई थी, बहुत ग्रोथ हुई थी उसकी, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। नेटवर्किंग, ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, आपस में किस तरह से मुल्क, इनका इंटरेक्शन बढ़ गया है, उनकी आपस में ताल्लुक बढ़ गया है। और वो ताल्लुक किस बुनियाद पे है, सोशल बुनियाद भी है, कल्चरल बुनियाद भी है, और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी। तमाम एरियाज में जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गए, वो स्ट्रांग हो गए। इंक्रीज सोशल इंटीग्रेशन, आपस में इंटीग्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, आपस में जुड़ गए किस वजह से, टेलीग्राफ सिस्टम आया। इस टेलीग्राफ सिस्टम ने किसको हेल्प किया, टेलीफोन्स बने, टेलीफोन्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल आया, मोबाइल के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद और भी इन्वेंशंस आई। तो आप ये खुद सोच सकते हो कि जब इस टाइम पीरियड में 1750 से लेकर 1970 के दरमियान में जब इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आप खुद सोचो ना, आजकल के दौर में इंटरनेट क्या कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड में जब शुरू हुआ इंटरनेट, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग हुई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, आपस में इंटरेक्शन की, आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हुई। इंटरनेट के जरिए से उन्होंने चीजें बेचना शुरू की, चीजों को भेजना शुरू किया, एग्रीमेंट स्टार्ट हुए, लेटर्स भेजे गए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। और इस वजह से कहते हैं कि जो दुनिया की जो तिजारत थी वो बहुत बढ़ गई। किस टाइम पीरियड में, 1850 से लेकर 1914 के दरमियान में जो तिजारत थी वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई थी। और इस तिजारत में कहते हैं कि जो ब्रांड्स इमर्ज हुए थे, जो मार्केट्स, जो तिजारत में जो मार्केट्स ऊपर आई थी और जिनकी चीजें पूरी दुनिया में फैल गई थी, उसमें एग्जांपल देते हैं कोका कोला की। कोका कोला अब आप देखो ना, अब आप अभी यूज कर रहे हो सकता है आपके घर में भी पड़ी हुई हो, अभी भी हो सकता है आप पी रहे हो। तो कोका कोला क्या है कि कोका कोला हमारी नहीं है प्रोडक्ट, हमने प्रोड्यूस नहीं की, किसी और मुल्क में बनी थी। तो वो जो प्रोडक्ट बनी, अब आप ये देखो कि कितना अरसा पहले बनी, और अब वो कोका कोला, वो मैकडोनल्ड्स, वो केएफसी, हर मुल्क में उसकी ब्रांच मौजूद है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, इसमें कहते हैं सबसे पहले जो पैकेज गुड्स है, पैकेज गुड्स जो पैक हुआ हुआ इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उसमें एक नाम कोका कोला का है। तो कोका कोला की जो ब्रांड है वो क्या हुई, पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में एक प्रोडक्ट थी। अब ये प्रोडक्ट कैसे फैली पूरी दुनिया में, क्योंकि एक तो इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी आया, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुई। एडवर्टाइजमेंट्स आप पुरानी निकाल के देखो, कोका कोला की अगर पाकिस्तान में लगती होंगी तो वो पाकिस्तान के लोगों के साथ इस तरह से नहीं होंगी, वो बाहर के लोगों की होती होंगी। तो वो एडवर्टाइजमेंट्स पाकिस्तान में दिखाई, कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने खुद से, जो एक जगह पे जहाँ पे मर्ज हुआ, उसने कोका कोला बाकी मुल्कों में भी उसने इसके एडवर्टाइजमेंट दिखाए, उसके कमर्शियल्स दिखाए, तो लोगों को पता चला उसके बारे में। तो जो एक चीज जो एक मुल्क में महदूद थी वो वहां नहीं महदूद रही, वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई दूसरे मुल्कों में। अगर आप में से कोई सिलाई कढ़ाई जानता होगा उसे ये भी पता होगा कि स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है ना, उस सिलाई मशीन पे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, उस पे लिखा होता है सिंगर, कंपनी का नाम सिंगर लिखा होता है। तो जो सिंगर स्विंग मशीन है, वो सिंगर स्विंग मशीन भी क्या थी, वो किसी एक कंट्री की बनी हुई थी, किसी एक कंपनी की थी, किसी एक ब्रांड की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया के लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि ग्लोबल विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, चीजों का नजर आना शुरू हो गया ग्लोबली, पूरी दुनिया में। किस वजह से, ट्रांस बॉर्डर कमर्शियल प्रमोशन कैंपेन्स की वजह से। डिफरेंट कंट्रीज का आपस में क्या हुई, कैंपेन्स हुई, कमर्शियल कैंपेन्स। हमारी प्रोडक्ट की चीज हो सकती थी, अगर हमने कोई प्रोडक्ट उस टाइम बनाते तो वो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में, ब्रिटेन में, या पेरिस में, या आप कह सकते हो सऊदी अरब में, चाइना में उसकी प्रमोशन दिखाएंगे, उसका कमर्शियल दिखाएंगे। और उनकी चीजें हम क्या करें, हमारे मुल्क में उसका कमर्शियल दिखा रहे होते हैं। तो क्या हुआ, ट्रांस बॉर्डर कमर्शियल प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट हुई, उन चीजों को प्रमोट करने के लिए लोगों को उसके बारे में बताया गया। जो कहते हैं कि सबसे सबसे लास्ट जो
हर्डल थी, आप कैसे रुकावट थी, ज्योग्राफिकल जमीनी बुनियाद पे लोगों का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक जो तेज करना था, वो कैसे मुमकिन हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब एयर ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगी, हवाई जहाज स्टार्ट हो गए। उन हवाई जहाज की वजह से अब बहुत आसान हो गया लोगों का एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाना, एक मुल्क के लोगों का दूसरे मुल्क में इस तरह से जाना। तो अब एक तो ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा, एक मिनट मैं इनको एडमिट कर लूं। ओके, 1900s में क्या हुआ? अराइवल ऑफ मैस सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म, टेलीविजन। अब ये शो कर रहा है ना, इसे पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर आए, एक जगह से दूसरे मुल्क में फैल रहे हैं, मैगजीन्स आ रहे हैं। अब उस न्यूज़पेपर के जरिए से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की भी खबर आ रही है, उस न्यूज़पेपर के जरिए से, उस टेलीविजन की वजह से एक मुल्क की न्यूज दूसरे मुल्क में पहुंच रही है, एक मुल्क का कल्चर दूसरे मुल्क में पहुंच रहा है। उसकी इवन जो मैगजीन्स भी होते हैं वो दूसरे मुल्कों के लोगों के हमारे मुल्क में भी होते हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड में 1900 की बात कर रहे हैं। तो उस मैगजीन के अंदर जाहिर सी बात है उनके कल्चर भी होता है, उसकी प्रोडक्ट्स भी, उनके कमर्शियल्स भी होते हैं, उनकी चीजें भी होती हैं। तो ये क्या हुआ, इन्होंने इस 1900 के टाइम पीरियड में ये सब कुछ भी चलता रहा। अब क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ बहुत आसान भी हो गया, आबादी आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन का बढ़ना, आबादी का बढ़ना, और माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई। जब माइग्रेशन ज्यादा हुई तो उस माइग्रेशन ज्यादा होने की वजह से, हिजरत ज्यादा होने की वजह से कल्चर भी एक्सचेंज हुआ, एक मुल्क का कल्चर दूसरे मुल्क में कल्चर में पहुंचा। और जो हमारे रवायती सोशल पैटर्न से, हमने रहना सहना कैसा है, हमने खाना पीना क्या करना है, हमने बातचीत कैसे करनी है, हमने उठना बैठा कैसे है, हमने पहनना क्या है, किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये सब कुछ तब्दील हो गया। और इस टाइम पीरियड में 2 वर्ल्ड वॉर्स भी हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान में, ठीक है, वो आ जाता है, उसकी वजह से क्या असरात हुए पूरी दुनिया में। 1950s और 1960s में क्या हुआ था, प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, डीकोलोनाइजेशन मतलब जो कॉलोनीज बनी हुई थी, बहुत सारे मुल्कों के आपस में कॉलोनीज बनी हुई थी, उन कॉलोनीज वो खत्म हो गई थी, वो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जे इन्होंने इस तरह से खत्म कर दिए थे। और क्या हुआ था कि वो आजाद रियासतें बन गई थी, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं पाकिस्तान की इमरजेंस की 1947 में हुई थी, ठीक है। तो वो दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी वो खत्म होके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन भी बना, यूनाइटेड नेशन बना। उस यूनाइटेड नेशन का मकसद ये था कि हमने आइंदा से इस तरह से जो वाकयात हैं, जंगी हालात अगर किसी मुल्कों के दरमियान में हो जाएंगे तो हमने जंग होने नहीं देनी, क्योंकि उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। और यूएन चार्टर ने क्या कहा था कि कंट्रीज आजाद हों, सॉवरेन हों, अपने फैसले खुद करें, बट इंटरडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, मतलब इन्हिसार कर रहे हैं। अब ये जो कंटेम्प्रेरी पीरियड जो अभी जो प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन, जो हम 1970 से स्टार्ट हुआ। इसमें आप क्या कर रहे हैं, सिंगल ग्लोबल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटलिज्म का सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म के सिस्टम लाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो चीजों के लेन देन है, उसको चीजों को बनना है, बेचना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, कितनी कीमत पे देना है, उसको कैपिटलिज्म सिस्टम की तरफ जाए। फाउंडेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हो आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं कैसे मुल्कों को आपस में जोड़ रहे हैं। अब आईएमएफ के पास जो पैसे हैं वो कैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं, अब वो पाकिस्तान को किन टर्म्स पे दे रहा है, किन कंडीशंस पे दे रहा है, किन असूलों की बुनियाद पे दे रहा है। वर्ल्ड बैंक से अगर कोई कर्जा लेता है तो वो कैसे लेगा, या अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज का आपस में मिलाकर एक बैंक बनाया हुआ है, तो उस बैंक के थ्रू उन्होंने कैसे फंड लेना है, पैसे कैसे लेना है, तिजारत कैसे करनी है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स, और देयर वाज एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अब आप खुद देख सकते हो कि 1970 के बाद से एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स कितना ज्यादा हुआ है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड के दरमियान में जो रुकावटें थी वो खत्म हो गई। अब कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया है कि
तिजारत को आसान बना दिए हैं। तिजारत के ऊपर जो पहले जो रूल्स लगे होते थे, एक मुल्क के दूसरे मुल्क में कैसे तिजारत करेगा, अब वो रूल्स आसान हो गए हैं। अब वो इतनी पाबंदियां नहीं है। दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ लिबरलाइजेशन। आजादी है तिजारत के मामले में कि कैसे तिजारत करनी है एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ, और वो किन हालात में करनी है। तो वो जो रुकावटें थी तिजारत करने की, वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। So that was that time period of the history of globalization. अब globalization 21st century में कैसा है, ठीक है। ये जो आजकल का टाइम पीरियड चल रहा है 2000 से लेके अब तक, 2000 में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या चीजें आई, या आप ये कह सकते हो कि जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है 2020, तो 2020 में ग्लोबलाइजेशन आप क्या कहते हो, किस तरह से है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊं, ठीक है। उसमें जैसे ये है कि 2000 में क्या हुआ, कि आप ये कह सकते हो कि किस तरह से क्राइसिस स्टार्ट हुए। सबसे पहला अगर 2001 की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में उसके ऊपर अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ। तो उस टेरर अटैक ने पूरी दुनिया को इस तरह से अफेक्ट किया, आपको पता है इसका, ठीक है। उसको आपको पता है कि जो अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, उस अटैक ने पूरी दुनिया को कैसे तब्दील किया है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई है, रिलीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, एक मुल्क कैसे पावरफुल बना है, दूसरे मुल्क को कैसे वो कंट्रोल कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई। टेररिज्म रिलेटेड अटैक्स बहुत बढ़ गए बहुत सारे कंट्रीज में। अब यूएस ने इराक को अपने कब्जे में कर लिया। अब इस टाइम पीरियड 21st सेंचुरी में जैसे ये कहते हैं कि 2003 में चाइना ने सबसे पहले स्पेस मिशन भेजा। अब इंसानों ने किस तरफ कर लिया, इतनी टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर ली है कि वो स्पेस में पहुंच गए, ठीक है। अब स्पेस में चले गए हैं। इलेक्शंस कैसे चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कैसे आ रहे हैं। जैसे कहते हैं कि 2004 में जो इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जलजला, इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में सुनामी आने की वजह से क्या हुआ था कि वो जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया इंडियन ओशन की के साथ और भी बहुत सारे जो मुल्क अटैच थे, 14 मुल्क थे। उन 14 मुल्कों में क्या हुआ था, 2,30,000 लोगों की डेथ्स हुई थी, ठीक है। दैट इज द इन्वायरमेंटल इशू कि इस टाइम पीरियड में अब हम इन्वायरमेंटल इशू भी आया। एक प्लूटो जो है वो दरियाफ्त हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट हुए। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम कहते हैं कि आईफोन आया, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज में फिर अर्थक्वेक कैसे हैं, उसामा बिन लादेन की डेथ है, अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। या आप कहते हैं कि अब जो जंग है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक फिजिकल वॉर, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे कब्जा नहीं है, बल्कि आजकल अगर हम बात करते हैं जो जंग है दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे। अब आप खुद पता चलता है कि अब पता चल रहा होता है कि हैक हो गया, इसका अकाउंट हैक हो गया, इस गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई, इस गवर्नमेंट की वेबसाइट कंट्री की वेबसाइट को ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है इतना ज्यादा कि अब द वन हु कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन इज द पावरफुल वन, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि अब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज की आपस में पॉलिटिकल वॉर्स स्टार्ट हो गई। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में किस तरह से इशू चल रहा है, सीरिया में क्या इशू चल रहा है, यमन में क्या इशू चल रहा है, उसके असरात बाकी मुल्कों के ऊपर किस तरह से हैं। या अगर कंट्रीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनके आपस में किस तरह से हालात हैं। बहुत सारे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी थी वो बहुत सारे मुल्कों में शुरू हो गई, पहले से थी लेकिन अब हमें पता चलना शुरू हो गया। अब उसके ऊपर फिर क्या होता है कि इंटरनेशनली कैंपेन्स चलती हैं। किसी और मुल्क में अगर कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है तो पाकिस्तान में लोग उसके लिए मूवमेंट चला रहे होते हैं। या भी कह सकते हो कि ट्रेड वॉर कैसे शुरू हो गया है। या अगर आप 2020 की बात करते हैं, 2020 जो आजकल है 2020 में, तो आजकल 2020 में अगर आप सबसे बड़ी बात करते हैं तो कोरोना वायरस ही फैला है बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो अगर किसी एक मुल्क के कंट्री के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि लोग जो है वो ट्रेड की वजह से, एजुकेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से, सियासी हालात की वजह से मीटिंग्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, तो वो जाते रहते हैं,
वो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो जा रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो उसकी वजह से कोरोना वायरस फैला है। तो यू कैन से कि ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी किस तरह से उसने चेंज किया है एनवायरनमेंट को, एजुकेशन को। अब आराम से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पढ़ने चले जाते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन को, एक मुल्क दूसरे मुल्क के सियासी हालातों कैसे कंट्रोल करता है। अब जैसे ये कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की अगर खुदा ना खास्ता वॉर हो जाती है, न्यूक्लियर वॉर होती है, ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियर वॉर है, एक मैं आर्टिकल पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि वो जो न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी दुनिया जो है वो आइस एज की सिचुएशन की तरफ जा सकती है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे अगर दोनों कंट्रीज, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का नुकसान सिर्फ इन दोनों मुल्कों को नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा। और क्योंकि उसके साथ फिर और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और एनवायरनमेंट की सिचुएशन आजकल क्या चल रही है, आजकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा कैंपेन्स चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ज्यादा कैंपेन्स चल रही हैं। अब आपको घर बैठे अपने अपने कंट्री की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी दूसरे कंट्री की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी लाइव मिलती है। किसी दूसरे मुल्क के सियासी हालात हमारे मुल्क के सियासी हालात को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आपको उसके पीछे तजस्सुस होता है। जैसे अभी जो यूएस के इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिलेक्ट होता है या नहीं होता। अब हम क्यों देख रहे हैं इस चीज को, वो तो किसी और मुल्क की सियासत है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि वो जो यूएस इज द सुपर पावर, और उसकी पॉलिसीज कैसे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करती हैं, हमारे मुल्क को किस तरह से अफेक्ट करेगी, तो वो हम इस चीज को देखते हैं। तो आप भी इस चीज को सोचो और मुझे बताओ कि 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आपको नजर आती है, इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ यू कैन सी हेल्थ है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, फैमिली पे इफेक्ट है, मीडिया से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आप ये सोचें कि ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इन चीजों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, या इन चीजों को कैसे फायदा दे रहा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट।